नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, जो कि क्लास 10th का है। धातु एवं अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आपका जो विवन रक्षक एग्जाम चल रहा है और बहुत सारे एग्जाम जो आगे आने वाले हैं, जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और या फिर पिछले जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या और अदर एग्जाम हुए हो, तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इस तरह साइंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन। दोस्तों, पिछली क्लास में, 9th क्लास में जो है, यहाँ पे बताया गया है कि आपने किस प्रकार तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार धातु आधार में वर्गीकृत किया जाता है। और यहाँ पे कुछ जो है बातें कही गई हैं कि जैसे आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। साथ में आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करते हैं, मतलब कि जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे कौन से गुणधर्म, ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनको धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई किया जा सकता है। किस प्रकार ये गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग में इससे संबंधित हैं, और ये जो गुणधर्म हैं इनके उपयोग में किस तरह से रिलेटेड हैं, हम इनके जो है बहुत सारे विषयों के विस्तार से यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म की बात की गई है यहाँ पे। तो इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। अगर हमें गुणधर्म की भौतिक गुणधर्म की तुलना करते हैं तो इन्हें जो है अलग अलग समूहों में अलग करना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पे जो है कई क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातु के नमूने इकट्ठे किए गए हैं यहाँ पे। और उनको उन नमूनों क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लेकर प्रत्येक नमूना कैसे दिखाई देता है इस पर ध्यान देना है। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसे उसके स्वरूप पर फिर ध्यान देना है। अब यहाँ पे शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे ही अपन जो है रेगमाल से रगड़ेंगे किसी भी धातु को, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो चमक निकल, उसमें चमक दिखाई देगी। तो यानी कि धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। सबसे पहला गुण तो ये होता है। दूसरा यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया है कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का एक छोटा छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षण को लिखिए। और चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा लीजिए और सावधानी, सोडियम धातु का प्रयोग करते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लेना चाहिए। वाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास करना चाहिए और उसमें आप अपना ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बताया जा रहा है कि धातुएं जो है समानतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। तो जब चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो धातुएं जो है बहुत मुश्किल से कटेंगी। तो इसका मतलब धातुएं क्या होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। तो ये दूसरा भौतिक गुणधर्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक और क्रियाकलाप एक्टिविटी दी गई है। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार करना है और अन्य धातु के साथ भी यही क्रिया करना है। इन धातु में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप क्रियाकलाप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस पर गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं। यानी कि धातुओं को अगर हम पीटते हैं तो वो जो है पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे आघातवर्धता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं। आगे देखते हैं उन धातुओं की सूची यहाँ पे बताना है जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी तारें उपयोग करते हैं तो आपको पता ही है। एल्यूमिनियम है, कॉपर है। ज़्यादातर एल्यूमिनियम कॉपर की वायर्स जो है यूज होती हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, यहाँ पे तन्यता कहा गया है। ये भी एक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि सोने को अधिक से ज़्यादा उसको खींचा जा सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट है, उससे इंपॉर्टेंट। आघातवर्ध तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए किया जाता है। निश्चित तौर पर एल्यूमिनियम के बर्तन यूज किए जाते हैं, तांबे के बर्तन यूज किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इन धातु का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है और इसका उत्तर पाने के लिए यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ एल्यूमिनियम या कॉपर का तार लिया गया है। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ ये बर्नर है, धातु का तार है ये, और ये स्टैंड है, क्लैंप है, तार का खुला सिरा है यहाँ पे, और पिन और मोम यहाँ पे लगाई गई है। धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, ये यहाँ पे जो है बताया जाएगा। एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार लेना है और क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड में बांध देना है। तार के खुले सिर पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देना है। स्प्रिट लैंप और मोमबत्ती बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म करना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है आपको समझ में आ जाएगा कि गुड़ क्या कौन सा गुणधर्म आपको नजर आएगा। तो उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलेगा कि धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, इनकी तुलना में लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एल्युमिनियम और कॉपर, सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, जबकि लेड और मरकरी जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक हैं, इसका भी पता किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो एक ऑब्जर्वेशन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चित्र में एक बैटरी है यहाँ पे, और क्लिप है यहाँ पे, दो क्लिप यूज की गई हैं, और एक स्विच है यहाँ पे, और बल्ब लगाया गया है, वायर के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक विद्युत सर्किट परिपथ तैयार किया गया है जिस धातु की जांच करनी है, और उसे परिपथ टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखना है जैसे कि इसमें दिखाया गया है। क्या बल जाता है तो आपको क्या पता चलता है, यहाँ आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉली वाइनिल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऐसी पदार्थों की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि वो उस विद्युत के कुचालक होते हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या कोई आवाज़ उत्पन्न होती है। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक यानी सोनोरस कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्कूल की घंटी धातु से क्यों बनी होती है, क्योंकि उसमें धातु की जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए वो धातु की बनी होती है। अधातु की अब बातें आते हैं, अधातु की यानी कि नॉन मेटल की बात करें तो अपने यहाँ जो है पिछली कक्षाओं में आप यहाँ बताया गया है कि आप पढ़ चुके हैं कि धातु की तुलना में अधातुओं की संख्या यानी कि नॉन मेटल की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, और इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। ठीक है, ब्रोमीन जो होती है एक ऐसी धातु जो द्रव होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट जो वन रक्षक में पूछा गया है क्वेश्चन है, जो कि 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्रोमीन जो धातु है वो कैसी अवस्था में आती है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें 4 ऑप्शन में से द्रव जो है ऑप्शन था जो आपको टिक करना था। इसके अलावा सारी धातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं में कुछ गुणधर्म होते हैं, इसका भी पता लगाया जा सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन, सल्फर, आयोडीन के नमूने लिए गए हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इन अधातु में 3 जो यहाँ पे टेबल बनाई गई है, क्रिया दोहराया गया। तो तत्व है लिया गया है चिन्ह, सतह का प्रकार, कठोरता, आघातवर्ता, तन्यता, विद्युत चालकता, ध्वनिकता, ये सारे गुण जो है गुणधर्म यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे धार सारणी देखा जाए तो लिखे गए प्रश्नों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु अधातु सामान्य गुणों पर चर्चा करना है, ये जो है क्लास वर्क है। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई अपवाद हैं। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तौर पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो मरकरी एक जो धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में होती है। आपने देखा धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम सीजे गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप अपनी हथेली पर दोनों धातु को रखें तो पिघलने लगी। कौन सी धातु है, गैलियम और सीजियम। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं, तो आंसर होगा गैलियम और सीजियम। इसके बाद आते हैं आयोडीन, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। अब धातुओं की जो क्वालिटी भौतिक गुणधर्म होता है वो कहा गया है कि चमकीले होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो चमकीला होता है। इसके बाद कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन एक ऐसा धातु है जो अलग अलग रूपों में होता है, इसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट और विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों धातुओं के बारे में कहा गया कि धातुएं बहुत कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन भी एक ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो बहुत ही कठोर होता है। इसके बहुत सारे अपर रूप होते हैं जिनका इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। कार्बन का जो अपर रूप है वो ग्रेफाइट है, हीरा है, ये सारे जो है, जो इसमें से अगर बात की जाए किसकी, ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों जैसे, लेकिन ज़्यादातर बात यही होती है, ज़्यादातर यही होता है कि धातु नॉन मेटल जो है कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट एक ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं क्षारीय धातु। जैसे कि क्षारीय धातु की अगर बात करें तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
बात की गई है यहाँ पे, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि धातुएं जो बहुत कठोर होती हैं कि चाकू से नहीं काट रहे, लेकिन यहाँ पे अपवाद स्वरूप कौन कौन सी धातुएं हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसी दो धातुएं हैं जिनको काटा जा सके। इनकी घनत्व तथा गलनांक बहुत कम होते हैं। धातुओं तत्वों को इनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं और धातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों रासायनिक गुणधर्मों की अगर बात की जाए, उसी के आधार पर जो है इन्हें अलग अलग धातु और धातु में क्लासीफाई किया जा सकता है, जबकि भौतिक गुणधर्मों के आधार पर क्लासीफाई करने में बहुत सारी जो है अपवाद आपको निकलकर सामने आएंगे। मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चूर्ण यहाँ पे लेना है किस प्रैक्टिकल में, और मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करना है। इसके राख को इकट्ठा करके उससे पानी में घोल देना है। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करना है। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय या क्षारीय होगा, कैसा है ये बताना है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन करना है। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उसके ऊपर एक परख नली रखना है। तो दोस्तों इसमें जो है जो निष्कर्ष निकलेगा तो यहाँ पे कुछ और स्टेप बताए गए हैं। इस परख नली को जल में डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच करना है। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय, क्या आप इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिख सकते हैं। दोस्तों अधिकांश धातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं और जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, वहीं अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं। अगले भाग में आपको धातुओं का ऑक्साइडों के बारे में जानकारी भी लिखी। तो दोस्तों ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन जिनको आप जो है रीडिंग करने के बाद, वीडियो देखने के बाद जो है आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए जो कमरे की ताप पर द्रव होती है। चाकू से आसानी से कौन सी धातु काटी जा सकती है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है। उष्मा की कुचालक कौन सी होती है। आघातवर्त तनक का अर्थ बताइए। तो ये सभी अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन हुआ है, इसको अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात की जाए तो दोस्तों धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में यहाँ पे जो है बात की गई है। निम्न धातु के एकत्र करने के लिए कहा गया है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। दोस्तों आपने देखा कि वायु में चमत्कार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि जो है वायु में चमत्कार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, ठीक है। और क्या सभी धातु इस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। निम्न अभिक्रिया क्रियाकलाप से जो है यहाँ पे बात की गई है कि शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा लें। तो यहाँ पे जो है पहले ही जो है बता दिया गया है कि जो ये क्रियाकलाप के लिए जो है चश्मा आपको लगाना है, और जो है आंखों की सुरक्षा के लिए। एकत्र की गई किसी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन करना है, और अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया दोहराना। इसमें उत्पन्न पदार्थ को एकत्र करना है और उत्पाद और धातु की सतह को ठंडा होने देना है। किस धातु का दहन आसानी से होता है। जब धातु का दहन हो रहा था तो ज्वाला का रंग क्या था। दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है। धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में लिखना है। इनके उत्पाद जल में क्या घुलनशील हैं, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए कि जितनी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि आप यहाँ पे इक्वेशन देख रहे हैं। धातु और ऑक्सीजन दोनों मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन मिलकर क्या काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। दोस्तों कॉपर यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है इसको गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात की जाए तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन और किस उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे Al2O3 जो इसका फार्मूला है। इसी के साथ बात की जाए तो आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। जो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है क्षारकीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड से कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बात की जा रही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड, यानी कि जहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से दो धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है और आया भी है कि उभयधर्मी ऑक्साइड में क्या होता है। तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। इसी तरह आगे बात करते हैं यहाँ पे अम्ल और क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात कही गई है कि कैसे एल्यूमिनियम
ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके यहाँ पे देखा जाके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और पानी जल बनेगा। और इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2 और H2O जल बनता है। तो इसी तरह और आगे यहाँ पे अपन देखते हैं कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड इस जो है निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है और जल के साथ घुलकर ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ घर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी दो धातु जो खुले में रखने में आग पकड़, पोटेशियम सोडियम ऐसी जो धातुएं हैं जो तेजी से अभिक्रिया करती हैं, खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, लेकिन इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग का रोकने के लिए केरोसिल तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट है। पोटेशियम सोडियम धातु को आग से बचाने के लिए इन्हें किस तरह रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड आदि सभी धातु की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। यानी कि सामान्य ताप पर जो है इनमें जो है एक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। पतली ऑक्साइड की है परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में ये लौह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। और सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत काफ़ी गुणधर्म दिए गए हैं, रासायनिक गुणधर्म दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है दिया गया है, जिसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बताया गया कि एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एनोडीकरण जो होती है एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण किससे रिलेटेड है? तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। वायु के जब संपर्क में एल्यूमिनियम आती है तो ऑक्साइड की पतली परत बनती है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड पर की जो परत होती है इसे संक्षारण से बनती है, जंग लगने से और ये सारी चीज़ों से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि अगर इस परत को और मोटा कर दिया जाए तो इसको संक्षारण यानी कि नष्ट होने से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उपस्थित ऑक्सीजन गैर एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड को परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म दिए गए थे। अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप जो बताए गए हैं, जो करने के बाद आपने देखा कि उन धातु के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करती है और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील, लेकिन ऑक्सीजन को दहन करने में हमें जिंक आयरन कॉपर लेड के अभिक्रियाशीलता पता नहीं चलता है। कुछ अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों और आगे यहाँ पे देखते हैं धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रियाकलाप जो है दिया गया है, इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल में करना क्या है, जो है एक जो है ये आपको जो है क्वथन नली है, जल से भीगा कांच तंतु यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक धातु है, मेटल है और क्लैंप है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है एक प्रकार का द्रोणी जिसको बोला गया है और ये गैस जार है और इसमें जो है निकास नली जो है ये जा रही है, निकास नली जा रही है, ठीक है। तो धातु पर भाप की क्रिया क्या होती है इसका यहाँ पे दिया गया। तो दोस्तों इस क्रियाकला में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्रियाकला में क्या करना है, समान धातु के नमूने एकत्र करना है। ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालना है। कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और ठंडे पानी के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है? तो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई धातु जल में आग उत्पन्न कर सकती है। थोड़ी देर बाद क्या कोई धातु जल में तैरने लगती है। ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है आपको देखने हैं और जो धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं उन्हें ऐसे बीकरों में डाली जो गर्म जल से आधे हुए हों। जो धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती उनके लिए चित्र 3.3 के उपकरण व्यवस्थित कीजिए तथा भाप के साथ उसकी अभिक्रिया को प्रेक्षित करना है। कौन सी धातुएं भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं? जल के साथ अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपका ये
प्रैक्टिकल है। इसके बाद अगर आगे अपन देखें तो जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं ऑक्सीजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। धातु एवं जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु और जल दोनों मिलकर जो है धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो हुआ था उसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो पोटेशियम और सोडियम धातु जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन जाता है कि ठंडे जल के साथ कौन सी धातुएं तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो वो होता है पोटेशियम और सोडियम धातु। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती हैं और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। पोटेशियम और सोडियम की जो अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित होने जाती है, कि जो ऑक्सीजन निकल वो तुरंत जलने लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम की बात की गई है, सोडियम की बात की गई है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जैसा कि आप ठंडे जल की बात कर रही है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकली है, उसमें ऊर्जा निकलती है। इसी तरह सोडियम की बात की जा रही है तो ये जल के साथ ठंडे जल के साथ क्रिया करे सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो उसमें ऊर्जा प्रदान करती है। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त तो नहीं होती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे दिखाया गया जो क्वेश्चन बना है केमिकल रिएक्शन कैल्शियम और ठंडे जल के साथ करके धीमी अभिक्रिया देती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे उष्मा जो है नहीं निकलती, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देती है। यानी कि यहाँ पे कैल्शियम की अगर बात की जाए तो ऐसी कौन सी धातु तैरना प्रारंभ कर देती है जल में, वो होती है आपकी कैल्शियम धातु। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। चूंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, तो यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातु ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। तो दोस्तों यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम, आयरन अर्थात जिंक जैसी धातुओं का नाम लिया जाएगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आयरन जो है जल के भाप के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन जो है फेरस ऑक्साइड जो है बनाता है। तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती हैं। वो लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं होती हैं। अब बात करते हैं क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया होने पे क्या होता है। दोस्तों पहले ही यहाँ पे अध्ययन कर आप पिछले चैप्टर में बात पढ़ चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। धातु अम्ल के साथ क्रिया करके जो है लवण और हाइड्रोजन जो है प्रदान करती है, लेकिन क्या सभी धातुएं इस प्रकार भी करती हैं, इसका भी पता लगाया जा सकता है। सोडियम, पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुएं के नमूने एकत्र करना है। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़ कर साफ करना है। सावधानी, सोडियम पोटेशियम को नहीं लेना है क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अब इसके बाद आगे यहाँ बात करते हैं नमूनों को अलग अलग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त परख नलियों पर डालना है और थर्मामीटर को परमाणु नलियों में इस प्रकार लटका दें जिसकी इसका बल अम्ल में डूब जाए और बुलबुले बनने की दर का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है। कौन सी धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, आपसे अपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया। तनु अम्ल के साथ अभिक्रियाशील के आधार पर धातु को अवरोही क्रम में भी अव्यवस्थित करना है। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण यहाँ लिखना है। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस नहीं होती है, सर्जित नहीं होती है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे आगे जो क्रियाकलाप हैं उसमें बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी, यानी कि मैग्नीशियम के साथ जो है बुलबुले बनने की दर सबसे अधिक होती है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक उष्माक्षेपी होती है। अभिक्रियाशीलता के क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन सबसे लास्ट में। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक का अभिक्रिया नहीं करता है।
तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्वारेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है एक्वारेजिया। 3:1 के 3:1 के अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है एक्वारेजिया। यह गोल्ड को गला सकता है, यानी कि सोना जो होता है उसको गलाने की क्षमता एक्वारेजिया होता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो एक्वारेजिया में जो है शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रिक अम्ल दोनों अलग अलग नहीं गला सकते हैं सोना को, लेकिन दोनों में 3:1 में अगर लिया जाए उनका विलयन, तो यहाँ पे ये दोनों जो है किसको गला सकते हैं, सोना को, गोल्ड को गला सकते हैं। एक्वारेजिया भवकता द्रव के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उन अभिकर्मकों को में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो दोस्तों गोल्ड और प्लेटिनम को जल गलाने में समर्थ होता है, ज्वेलरी यानी कि ज्वेलरी निर्माण में इसका एक्वारेजिया का यूज़ होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो कॉपर एक स्वच्छ तार, यहाँ पे क्रियाकलाप दी गया है। आयरन की एक कील लेना है, कॉपर के तार को परखले में रखे और आयरन सल्फेट के साथ विलयन तथा आयरन की कील को दूसरी परखले में रखे कॉपर सल्फेट के साथ विलयन में डाल देना है। 20 मिनट के बाद अपने परीक्षण को करेंगे तो आपको किस परखनली में कोई अभिक्रिया हुई है इसका पता चल जाएगा। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि वास्तव में कोई अभिक्रिया हुई है, और क्या आप अपने परीक्षण को क्रियाकलाप 3.9 के से कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है और किस प्रकार की अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है देख रहे हैं, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन और गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि धातु अपने से कम अभिक्रियाशील से करके क्या बनाती है, तो यौगिक के विलयन और गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। और पिछले खंड में जो है आपने देखा कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की गई, लेकिन सभी धातु इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए हम सभी धातु के नमूनों को अभिक्रियाशीलता के प्रयोग क्रम में नहीं रख सकते हैं। और अध्याय फर्स्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन किया गया है वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता के उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है, और इससे समझना बहुत ही आसान है, सरल है। अगर कोई धातु ए है और कोई धातु बी है, तो उसके विलयन को स्थापित कर देती है, और धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील मानी जाएगी। यानी कि दो धातु ए और धातु बी हैं का लवण विलयन, ए का लवण विलयन धातु बी निकलेगी। तो वो यहाँ पे परीक्षण के आधार पर कॉपर आयरन में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है ये आपको बताना है। सक्रियता श्रेणी की अगर बात करें यहाँ पे, तो कौन सी धातु ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे सक्रिय श्रेणी वह सूची से धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में विस्तृत किया जा सकता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद यहाँ पे जो विकसित किया गया है उसे ये सक्रियता श्रेणी कहते हैं, यहाँ पे जो कि बताई गई है सक्रियता श्रेणी, सक्रिय धातु की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक एरो का निशान बना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती अभिक्रियाशीलता, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु मानी जाएगी। फिर इसके बाद सोडियम है, उससे कम अभिक्रियाशील, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम भी उससे कम, एल्यूमिनियम, जिंक उससे कम, फेरस जिंक से कम फेरस। फिर यहाँ पे लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, और सिल्वर है, और गोल्ड। तो ये जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है मानी गई है गोल्ड, और ये जो है घटती अभिक्रियाशील, जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछेगा सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है, और ये सारी चीज़ें हैं ये जो कि आपको देना है आंसर। आगे आते हैं धातु या धातु कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो धातु या धातु कैसे अभिक्रिया करती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है धातुओं ऊपर के क्रियाकलाप में यहाँ पे आपने पढ़ चुके हैं, कई अभिकर्मों के साथ धातुओं की अभिक्रियाएँ देखी हैं, और धातु इस प्रकार अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं। और 9th क्लास में जो है आपने अध्ययन किया है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको स्मरण करना है, और यहाँ पे संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। तो जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनकी रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है, इसलिए इन हम तत्वों को अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में भी हम समझ सकते हैं।
तो संयोजकता जो कोष होते हैं उसमें जो है उसके आधार पर इनकी रासायनिक गुणधर्म भी स्पष्ट हो जाते हैं। उत्कृष्ट गैसों और कुछ धातुओं और धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि यह अपने एम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो तब एल इसका बाह्यतम कोष बन जाता है। अगर एम के एल एम एन तो के एल एम एन एल के बाद एम आएगा तो एम में अगर एम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देगा तो बाह्यतम कोष क्या बन जाएगा, एल कोष जो है इसका बाह्यतम कोष बन जाएगा। ठीक है, जो कोष होते हैं वो के होता है, फिर एल होता है, फिर एम होता है, फिर एन होता है। ठीक है, तो अगर एम कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके पहले क्या था, एल था, तो एल जो है इसका बाह्यतम कोष बन जाएगा जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित हैं। तो इस तरह उसमें स्थायी अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश अधिकता होती है। यह सोडियम धनायन सोडियम प्लस प्रदान करता है। तो दूसरी ओर यहाँ पे जो है सोडियम परमाणु की बाह्यतम कोष की बात की गई कि सोडियम जो है धनायन प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। दोस्तों क्लोरीन के बाह्यतम कोष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अष्टक पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और यदि सोडियम क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन की अगर दोनों अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम जो है अपने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है। ग्रहण करने के बाद जो है क्लोरीन क्या होता है, ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके के एल एम कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड जो है ऋणायन बना लेता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जहाँ उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं बहुत ही अक्रिय होती हैं, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है वो पूरा होता है, इस वजह से ये अक्रिय होती हैं। जैसे हीलियम है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका जो है पूरा है, जिसका जो कोष है 2 है तो पूरा। नियान है तो ये 8 बाह्यतम कोष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन है तो इसके बाह्यतम कोष 8, तो यानी कि इनका अष्टक जो है पूरे हैं, इस वजह से ये बहुत ही कम क्रियाशील होती है, कुल के अक्रिय होती हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है। धातुएं की बात की जाए यहाँ पे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो परमाणु संख्या पूछ ली जाती है कि सोडियम परमाणु संख्या क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पूछ ली जाती है तो वो 12 है, एल्यूमिनियम की पूछ ली जाती है तो 13 है, पोटेशियम की पूछ ली गई तो 19 है, कैल्शियम की पूछ ली गई तो 20 है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम के जो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अधातुओं की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो ये सारी चीज़, सारे धातुओं की लिस्ट यहाँ पे दी गई है। नाइट्रोजन का परमाणु का 7, ऑक्सीजन का परमाणु का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है। तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की जाए तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहे हैं, इनकी बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2 और 6 यानी कि 6 बाह्यतम कक्ष में इसके इलेक्ट्रॉन 6 हैं। फ्लोरीन की बात की जाए तो इसमें 7 हैं, 2 और 7 यानी कि 7 सबसे बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना स्टक पूरा कर सकता है। फास्फोरस की बात की जाए तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर की बात की जाए तो बाह्यतम कक्ष में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्लोरीन की बात की जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में इसका। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें, आपकी प्रिपरेशन आगे चलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।